हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG19, द ऑस्ट्रेलियन नॉवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, कमेंट ऑन द नैरेटिव स्टाइल ऑफ यास्मिन गुनेटने's नॉवल अ चेंज ऑफ स्काइज। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि यास्मिन गुनेटने ने अपनी कहानी अ चेंज ऑफ स्काइज में किस तरह लिखी है, कौन सी टेक्निक्स, टोन और स्ट्रक्चर यूज किया है। हमें नैरेटिव वॉइस, पॉइंट ऑफ व्यू और माइग्रेशन और आइडेंटिटी के एक्सपीरियंसेस को समझाना है जो कहानी के स्टाइल में रिफ्लेक्ट होते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। यास्मिन गुनेटने का नॉवल अ चेंज ऑफ स्काइज 1991 एक पोस्ट कलोनियल और ह्यूमरस नॉवल है जो श्रीलंका इमिग्रेंट्स के ऑस्ट्रेलियन लाइफ एक्सपीरियंस को दिखाता है। इस नॉवल का नैरेटिव स्टाइल उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसमें सैटायर, आयरनी और इंटरटेक्सचुअलिटी का मिक्स है। गुनेटने सिर्फ स्टोरी नहीं सुनाती बल्कि कलोनियल हिस्ट्री और आइडेंटिटी के इश्यूज को भी क्वेश्चन करती है। उनका लिखने का स्टाइल इमोशनल भी है और शार्प भी, जो नोवेल को एक पावरफुल डायस्पोरिक वर्क बनाता है। मेन बॉडी। 1. डुअल नैरेटिव वॉइस का यूज। स्टोरी एडवर्ड और अन्ना द सोइजा के डायरीज और रिफ्लेक्शंस के थ्रू बताई गई है। दोनों के अलग पर्सपेक्टिव से हमें एक बैलेंस्ड व्यू मिलता है। एक तरफ नॉस्टैल्जिया है, दूसरी तरफ नई दुनिया के एक्सपीरियंसेस। फर्स्ट पर्सन नरेशन से कहानी और रियल लगती है, जैसे हम उनके साथ जी रहे हो। यह स्टाइल इमिग्रेशन के इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल को ब्यूटीफुली कैप्चर करता है। 2. सैटायर और ह्यूमर का इस्तेमाल। गुनेटने ने ह्यूमर के थ्रू कल्चरल डिफरेंसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दिखाया है। उनका सैटायर कलोनियल एरोगेंस और इमिग्रेंट्स के प्रिटेंशंस दोनों पर है। एडवर्ड के ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी में फिट होने के फनी अटेम्प्ट सोसाइटी के हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हैं। यह ह्यूमरस टोन सीरियस इश्यूज को लाइट वे में दिखाता है, जिससे रीडर एंगेज रहता है। 3. इंटरटेक्सचुअलिटी और मेटाफिक्शन। नोवेल में इंग्लिश लिटरेचर के कई रेफरेंसेस मिलते हैं, जैसे जाने ऑस्टन और शेक्सपियर। यह इंटरटेक्सचुअल रेफरेंसेस कलोनियल और पोस्ट कलोनियल आइडेंटिटी के बीच के टेंशन को हाईलाइट करते हैं। मेटाफिक्शनल टच से नोवेल अपनी कहानी लिखने के प्रोसेस पर भी कमेंट करता है, जैसे राइटर अपने लिखने के एक्ट को समझा रही हो। ये सब बताते हैं कि लिटरेचर भी एक कलोनियल और क्रिएटिव रेजिस्टेंस दोनों का स्पेस हो सकता है। 4. शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव्स और कल्चरल कॉमेंट्री। स्टोरी पास्ट और प्रेजेंट, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिफ्ट होती रहती है। यह इन बिटवीननेस इमिग्रेंट लाइफ का सिंबल है। राइटर पर्सनल फीलिंग्स के साथ सोशल कॉमेंट्री भी करती है, जैसे जेंडर रोल्स, कल्चरल अडेप्टेशन और आइडेंटिटी के टॉपिक्स। लैंग्वेज पोएटिक है लेकिन रियलिस्टिक भी, जिससे इमोशन और सोशल रियलिटी दोनों अच्छे से ब्लेंड होते हैं। 5. आयरनी, सिंबलिज्म और लैंग्वेज। टाइटल अ चेंज ऑफ स्काइज खुद एक सिंबलिज्म है, एक स्काई से दूसरे स्काई तक बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन। लैंग्वेज एलिगेंट और विटी है, आयरनी से दोनों कल्चर्स की कॉन्ट्रडिक्शन सामने आती है। इंग्लिश और श्रीलंका इडियम्स का मिक्स एक हाइब्रिड आइडेंटिटी को शो करता है। इस तरह गुनेटने इंग्लिश कैनन के डोमिनेंस को चैलेंज करती है और अपनी वॉइस एस्टैब्लिश करती है। कंक्लूजन, अ चेंज ऑफ स्काइज का नैरेटिव स्टाइल मल्टी लेयर्ड और डीपली रिफ्लेक्टिव है। गुनेटने ने ह्यूमर, आयरनी और ड्यूल नरेशन के थ्रू माइग्रेशन, आइडेंटिटी और बिलोंगिंग के इश्यूज को एक्सप्लोर किया है। उनका लिखने का स्टाइल कल्चरल ब्रिज बनाता है, जो कलोनियल और पोस्ट कलोनियल दोनों वर्ल्ड्स को कनेक्ट करता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, एग्जामिन हाउ पीटर कैरीज नॉवल ट्रू हिस्ट्री ऑफ द केली गैंग एंगेजेस विद द थीम ऑफ द सोशल आउटलॉ। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि पीटर कारी ने अपने नोवेल ट्रू हिस्ट्री ऑफ द केली गैंग में सोशल आउटलॉ के थीम को कैसे दिखाया है। मतलब, नेड केली को सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं बल्कि एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले इंसान के रूप में कैसे प्रेजेंट किया गया है। हमें उसके बैकग्राउंड, उसके रिबेलियन और कारी के राइटिंग स्टाइल के थ्रू यह थीम एक्सप्लेन करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पीटर कारी का नॉवल ट्रू हिस्ट्री ऑफ द केली गैंग 2000
एक हिस्टोरिकल और इमोशनल रीइमेजिनिंग है ऑस्ट्रेलियन बुशरेंजर नेड केली की कहानी का। सोशल आउटलॉ उन लोगों को कहते हैं जो अनजस्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं, चाहे सोसाइटी उन्हें क्रिमिनल कहे, लेकिन उनका अपना मोरल कोड होता है। कैरी ने नेड केली को एक इंसान के रूप में दिखाया है जो ब्रिटिश कॉलोनियल इनजस्टिस के खिलाफ स्टैंड लेता है। उसका स्ट्रगल एक आम आदमी के फाइट को रिप्रेजेंट करता है, जिसे सिस्टम ने मजबूर करके आउटलॉ बना दिया। मेन बॉडी। 1. सोशल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द आउटलॉ। 19th सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम ने आयरिश इमिग्रेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। नेड केली के परिवार को पुलिस और गवर्नमेंट ने हमेशा सस्पेक्ट की तरह ट्रीट किया, जिससे उनका ट्रस्ट टूट गया। कार्य दिखाता है कि सोशल इनजस्टिस लोगों को सिस्टम के खिलाफ उठाने पर मजबूर करती है, और इसी तरह नेड केली सोशल आउटलॉ बना। एग्जाम्पल, उसके फादर की इम्प्रिजनमेंट और परिवार की पुलिस हरासमेंट ने यूएसएमई रेजिस्टेंस का जज्बा पैदा किया। 2. नेड केली आवाज ऑफ द अप्रेस्ड। कैरी ने केली को एक आवाज दी है, एक ऐसे इंसान की जो सिस्टम के जुल्म के खिलाफ लिखता है। उसके लेटर्स, जो उसने अपनी बेटी के लिए लिखे, दिखाते हैं उसकी इंसानियत और उसका दुख। केली अपने मोरल कोड पर चलता है, वो गरीबों की मदद करता है और करप्ट पुलिस के खिलाफ स्टैंड लेता है। एग्जाम्पल, केली अपने गैंग के लोगों की सुरक्षा करता है और उन्हें पुलिस के जुल्म से बचता है, इससे वो एक पीपल्स हीरो बन जाता है। 3. नैरेटिव स्टाइल और मिथ क्रिएशन। कैरी ने केली के अपने अंदाज में लिखा है, जिसमें हिस्टोरिकल जेरल्डरी लेटर का इन्फ्लुएंस है। लैंग्वेज सिंपल और रॉ है, बिना पंक्चुएशन के, जो उसके रिबेलियन को दिखाती है। ट्रू हिस्ट्री टाइटल खुद एक आयरनी है, ये बताता है कि सच हर किसी के नजरिए से अलग हो सकता है। कैरी का फोकस ये है कि मार्जिनलाइज्ड लोग अपनी कहानी खुद लिखें, ताकि उनकी आवाज भी हिस्ट्री का हिस्सा बने। 4. रेजिस्टेंस और ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी का सिंबल। नेड केली एक ऐसे हीरो के रूप में दिखाया गया है जो इनजस्टिस के खिलाफ स्टैंड लेता है। उसके कैरेक्टर में ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी के क्वालिटीज हैं, ब्रेवरी, लॉयल्टी और एंटी ऑथोरिटेरियन स्पिरिट। कैरी ने उससे एक नेशनल सिंबल बना दिया है जो बताता है कि हेरोइज्म सिर्फ कानून मानने में नहीं, बल्कि इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने में है। कंक्लूजन। पीटर कारे का ट्रू हिस्ट्री ऑफ द केली गैंग एक पावरफुल पोर्ट्रेयल है, एक सोशल आउटलॉ का, जो इंसानियत और जस्टिस के लिए लड़ता है। कैरी ने नेड केली को एक कल्चरल हीरो के रूप में दिखाया है जो ऑपरेशन के अगेंस्ट खड़ा होता है। नॉवल रीडर्स को ये सोचने पर मजबूर करता है कि असल में क्रिमिनल कौन है, सिस्टम या वो इंसान जो सिस्टम के जुल्म के खिलाफ लड़ता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Write an essay on the development of fiction by Australian women writers from the 1980 onwards. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि 1980 के बाद ऑस्ट्रेलियन विमेन राइटर्स का फिक्शन कैसे डेवलप हुआ। हमें उनके थीम्स, लिखने का स्टाइल और सोशल बैकग्राउंड के बारे में लिखना है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स और उनके वर्क्स के एग्जाम्पल्स देने हैं जो विमेन लिटरेचर को रीडिफाइन करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। 1980 के बाद ऑस्ट्रेलियन विमेन राइटर्स ने लिटरेचर में अपनी मजबूत पहचान बनानी शुरू की। उनके नोवेल्स और स्टोरीज में फेमिनिज्म, आइडेंटिटी, माइग्रेशन और रेस जैसे टॉपिक्स सेंट्रल बन गए। 1970 की फेमिनिस्ट मूवमेंट ने उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस लिखने की आज़ादी दी। हेलन गार्नर, केट ग्रेनवेल, थिया एस्टली और एलिजाबेथ जॉली जैसे राइटर्स ने विमेन्स एक्सपीरियंसेस को इमोशनल और रियलिस्टिक अंदाज में लिखा। इस दौरान विमेन फिक्शन ने एक नए युग की शुरुआत की। मेन बॉडी। 1. फेमिनिस्ट अवेकनिंग और आइडेंटिटी का रीडेफिनेशन। 1980 के फेमिनिस्ट वेव ने विमेन राइटर्स को अपनी कहानियां लिखने के लिए इंस्पायर किया। हेलन गार्नर की मन की ग्रिप एक सिंगल मदर की स्ट्रगल दिखाती है, मॉडर्न अर्बन ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में। केट ग्रेनवेल की लिलियन स्टोरी और जोन मेक्स हिस्ट्री जेंडर स्टेरियोटाइप्स को तोड़ती है और वीमेन की पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री लिखती है। ये दौर सेल्फ डिस्कवरी और पेट्रियार्की के खिलाफ रेजिस्टेंस का था। 2. रेस, कल्चर और पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी का एक्सप्लोरेशन। मल्टीकल्चरल ऑस्ट्रेलिया के उभरने के बाद विमेन राइटर्स ने इंडिजिनस और माइग्रेंट एक्सपीरियंसेस पर फोकस किया। सैली मॉर्गन की माई प्लेस ने एबोरिजिनल विमेन की आवाज को लिटरेचर में लाया। मिशेल द क्रेत्सर और मेरलिंडा बोबिस जैसे ऑथर्स ने माइग्रेशन और बिलोंगिंग के इश्यूज को हाईलाइट किया। पोस्ट कॉलोनियल और हाइब्रिड आइडेंटिटी जैसे थीम्स इनकी राइटिंग में कॉमन हो गए। 3.
नैरेटिव स्टाइल्स और एक्सपेरिमेंटल राइटिंग। 1980 के बाद विमेन राइटर्स ने लिखने के नए तरीके अडॉप्ट किए, जैसे डायरी फॉर्म, नॉनलिनियर नैरेटिव और मल्टीपल वॉइसेस। एलिजाबेथ जॉली की द वेल साइकोलॉजिकल डेप्थ के लिए मशहूर हुई। अमांडा लोहरे की द मोरालिटी ऑफ जेंटलमैन ने पॉलिटिक्स और जेंडर के पावर रिलेशंस को एक्सप्लोर किया। उनका लिखने का स्टाइल ज्यादा सिंबॉलिक और इमोशनल हो गया। 4. कंटेम्पररी और ग्लोबल वॉइसेस, 1990 टू प्रेजेंट। 1990 के बाद विमेन राइटर्स जैसे कते ग्रेनवेल, द सीक्रेट रिवर, अलेक्सिस राइट, कार्पेंटेरिया और गैल जोन्स, 60 लाइट्स, इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हुई। इन्होंने कॉलोनियल पास्ट, इकोलॉजी और सोशल जस्टिस जैसे इश्यूज को फेमिनिस्ट लेंस से देखा। LGBTQ+ थीम्स भी लिटरेचर का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गई। डिजिटल मीडिया ने नए और डाइवर्स वॉइसेस को उभरने का मौका दिया। कंक्लूजन। 1980 के बाद ऑस्ट्रेलियन विमेन राइटर्स ने लिटरेचर को एक नई डायरेक्शन दी। उन्होंने फेमिनिज्म, आइडेंटिटी और कल्चर को अपनी स्टोरीज के सेंटर में रखा। इनके लिखने से लिटरेचर सिर्फ वीमेन के लिए नहीं, बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी के लिए ज्यादा इंक्लूसिव और एक्सप्रेसिव बन गया। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। Thank you. Let's see the next question. Question 9. Critically examine the development of children's fiction in Australia. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि ऑस्ट्रेलिया में चिल्ड्रंस फिक्शन कैसे डेवलप हुआ, शुरू के कॉलोनियल समय से लेकर आज तक। इसमें हमें इंपॉर्टेंट राइटर्स, उनके थीम्स और लिटरेचर के थ्रू सोसाइटी के रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ऑस्ट्रेलिया में चिल्ड्रंस फिक्शन का सफर बहुत लंबा और इंटरेस्टिंग रहा है। शुरू में ये ब्रिटिश मॉरल स्टोरीज से इन्फ्लुएंस था, लेकिन धीरे धीरे इसने अपनी एक यूनिक पहचान बनाई। ऑस्ट्रेलियन राइटर्स ने अपने देश के लैंडस्केप, कल्चर और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को अपनी कहानियों में इंक्लूड करके एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट की। एथल टर्नर, नॉर्मन लिंडसे, मेम फॉक्स और मॉरिस ग्लिट्ज़मैन जैसे राइटर्स ने इस फील्ड को बहुत आगे बढ़ाया। मेन बॉडी। 1. अर्ली कॉलोनियल पीरियड और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। 19th सेंचुरी के दौरान ऑस्ट्रेलिया की चिल्ड्रंस बुक्स पर ब्रिटिश इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। कहानियां मॉरल लेसन्स और रिलीजन पर बेस्ड होती थी। अ मदर्स ऑफरिंग टू हर चिल्ड्रन, 1841, बाय शार्लेट बर्टन को पहला ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रंस बुक माना जाता है। पर इन कहानियों में ऑस्ट्रेलिया के लोकल एलिमेंट्स या बच्चों के रियल एक्सपीरियंसेस नहीं दिखाए जाते थे। 2. ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी का उभरना। 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी की शुरुआत में राइटर्स ने अपने देश के एलिमेंट्स इंक्लूड करने शुरू किए। एथल टर्नर की 7 लिटिल ऑस्ट्रेलियंस, 1894, एक लैंडमार्क बनी जिसमें ऑस्ट्रेलियन बच्चों की लाइफ रियलिस्टिक तरीके से दिखाई गई। मेरी ग्रांट ब्रूस की बिलीबॉन्ग सीरीज ने ऑस्ट्रेलियन बुश और रूरल लाइफ को एक एडवेंचर और प्राइड के रूप में प्रेजेंट किया। 3. पोस्ट वर्ल्ड वॉर II, नेशनलिज्म और सोशल अवेयरनेस। वर्ल्ड वॉर के बाद ऑस्ट्रेलिया में नेशनलिज्म और सोशल कॉन्शियसनेस बढ़ने लगा। राइटर्स ने आइडेंटिटी, डिस्प्लेसमेंट और मल्टीकल्चरलिज्म जैसे इश्यूज को लिखना शुरू किया। एलेना स्पेंस और इवान साउथॉल जैसे ऑथर्स ने चिल्ड्रंस फिक्शन को रियलिस्टिक और इमोशनल डेप्थ दी। इंडिजिनस कल्चर के कुछ एलिमेंट्स भी आने लगे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन अभी लिमिटेड थी। 4. कंटेम्पररी पीरियड, डाइवर्सिटी और ग्लोबल पहचान। 1980 के बाद ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रंस लिटरेचर ने इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन पाना शुरू किया। मेम फॉक्स की पॉसम मैजिक ने ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स और कल्चर को वर्ल्ड तक पहुंचाया। मॉरिस ग्लिट्ज़मैन ने वंस सीरीज जैसे वर्क से सीरियस इश्यूज को बच्चों के पर्सपेक्टिव से लिखा। एबोरिजिनल राइटर्स जैसे सैली मॉर्गन और ब्रॉनवन बैंक्रॉफ्ट ने अपने कल्चर को ऑनेस्टली रिप्रेजेंट किया। आज के टाइम में डाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट और सोशल जस्टिस जैसे थीम्स डोमिनेटिंग है। 5. मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रंस फिक्शन के थीम्स। रियलिज्म और ह्यूमर। रियल लाइफ सिचुएशंस को लाइट हार्टेड स्टाइल में दिखाया जाता है। मल्टीकल्चरलिज्म, अलग अलग कम्युनिटीज और बैकग्राउंड्स को इंक्लूड किया जाता है। एनवायरनमेंटल अवेयरनेस, नेचर और इकोलॉजिकल बैलेंस पर फोकस। इंडिजिनस वॉइस, एबोरिजिनल कल्चर और स्टोरी टेलिंग को हाईलाइट करना। कंक्लूजन। ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रंस फिक्शन एक लंबी जर्नी के बाद आज एक स्ट्रांग और डाइवर्स फॉर्म में बदल गया है। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से निकलकर इसने अपनी एक असली पहचान बनाई जो ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी, नेचर और बच्चों की सोच को दिखाती है। मॉडर्न राइटर्स ने इसे और ज्यादा इंक्लूसिव और इम्पैक्टफुल बना दिया है।
Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।